नमस्कार, मैं अश्विनी कुमार फिर से आपके अपने YouTube चैनल पर। उम्मीद करते हैं जो कल हमने वीडियो बनाया है उसको आप देख लिए होंगे। तो अब हम लोग अल्कोहल फिनॉल ईथर के चैप्टर के अंतिम पड़ाव पर चल रहे हैं और यह 1 से 2 वीडियो के अंदर खत्म हो जाएगा। आप लोग एनसीईआरटी बुक को देखते रहिए। आज से हम लोग एक और नए नियम को लागू करने जा रहे हैं। वैसे बच्चे जो इच्छुक हैं कि जिन्हें असाइनमेंट की आवश्यकता है, यानी पीडीएफ जिसको कहते हैं आप लोग, थ्योरी असाइनमेंट, ऑब्जेक्टिव असाइनमेंट, ठीक है, विथ टाइपिंग करा के, जेरॉक्स करा के, जैसे भी होता है। तो जिनको भी असाइनमेंट की आवश्यकता है या जो पीडीएफ चाहते हैं केमिस्ट्री का, जैसे हमने 2 चैप्टर अभी तक समाप्त कर दिया है, तो 2 चैप्टर के जो जितने भी इंपॉर्टेंट थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, ठीक है, क्योंकि यूट्यूब पर ऑफलाइन क्लास की तरह लिखा पाना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। तो हम ये सोच रहे थे कि पीडीएफ फाइल बना के या आपको असाइनमेंट बना के जैसे क्लास में दिया जाता था उसी तरह व्हाट्सएप ग्रुप पर आपको दे दिया जाएगा। तो वैसे बच्चे जो 12th में पढ़ रहे हैं और जिन्हें असाइनमेंट चाहिए, ठीक है, हर एक चैप्टर वाइज असाइनमेंट चाहिए, ऑब्जेक्टिव प्लस सब्जेक्टिव का, वो मेरे व्हाट्सएप नंबर पे जो आपको वीडियो लिंक में दे दिया जाएगा, उस नंबर पर अपने नंबर को मैसेज करेंगे, उसे मैं ग्रुप में जोड़ दूंगा, ठीक है। और इसके अदरवाइज आप लोग असाइनमेंट का फी 200 रुपया आप लोग अकाउंट नंबर में सेंड कर देंगे। वैसे स्टूडेंट को पीडीएफ मिलेगा या असाइनमेंट दिया जाएगा जो स्टूडेंट पेमेंट करेंगे। ओके, तो आप लोग आइए, हम लोग अब फिर क्लास की ओर आते हैं। ध्यान से इस चीज़ को समझ लीजिए, क्योंकि बिना असाइनमेंट के क्लास को ले जा पाना या किसी चीज़ को अच्छे ढंग से समझ पाना काफ़ी मुश्किल हो जाती है। तो असाइनमेंट आप लोगों को हर हाल में ज़रूरी है आपके लिए। तो आप लोग व्हाट्सएप नंबर पे अपना नंबर सेंड करेंगे, जिसे मैं ग्रुप में जोड़ दूंगा, जिसके बाद आप लोग को पीडीएफ आसानी से मिल जाएगा। इसके लिए आपको 200 रुपये पर पे करना होगा। तो हम लोग अब आगे चलते हैं। कल हम लोग चल दिए थे अल्कोहल के भौतिक गुणधर्म। आज हम लोग चल रहे हैं अल्कोहल के या अल्कोहल में अम्लीयता। अल्कोहल में अम्लीयता, ठीक है। आज हमारा विषय है एसिडिटी या एसिडिक ऑर्डर इन अल्कोहल। किसमें? अल्कोहल में, ठीक है। 1 सेकेंड। ठीक है, तो आज हम लोग चलने वाले हैं अल्कोहल में अम्लीयता। आप इसको इंक्लूड कर सकते हैं, फिनॉल में भी इसकी भी चर्चा होगा। पहले हम लोग अल्कोहल में अम्लीयता देखेंगे, ठीक है। ये एग्जाम के लिए आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है, बीबीआई है, ठीक है। एसिडिटी इन अल्कोहल, यानी अल्कोहल में ये केमिकल प्रॉपर्टीज के अंदर आता है, ठीक है। जो हम लोग इससे पहले चले थे, जो सॉल्युबिलिटी ऑर्डर देखे थे, बॉइलिंग पॉइंट ऑर्डर देखे थे, उसी तरह से ये एसिडिटी ऑर्डर होता है। या अल्कोहल में अम्लीयता के बारे में एग्जाम में आपसे काफी बार प्रश्न आ ही जाता है और आपके एनसीईआरटी में दिए हुए हैं। तो अल्कोहल में अम्लीयता जो है किस चीज पर डिपेंड करता है, इस चीज पर हम आते हैं। यानी जो -I ग्रुप होते हैं वो एसिडिटी ऑर्डर के या एसिडिक नेचर के प्रोपोर्शनली होते हैं, ठीक है, यानी -I ग्रुप, अगर इसको आप अच्छे से शॉर्ट में समझना चाहें। और +I ग्रुप के क्या होते हैं, ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं, उल्टा होता है, ठीक है, ठीक है, इसके ये इनवर्स होते हैं। तो -I ग्रुप यानी माइनस इंडक्टिव प्रभाव, इंडक्टिव इफेक्ट। I का मतलब क्या हो गया? इंडक्टिव इफेक्ट। I का मतलब हो गया इंडक्टिव इफेक्ट, ठीक है, इंडक्टिव प्रभाव। अब हम लोग समझेंगे इस चीज को होता क्या है। आज हमारा विषय है अम्लीयता अल्कोहल में, फिर हम लोग फिनॉल में भी अम्लीयता देखेंगे। तो I से मतलब हो गया इंडक्टिव इफेक्ट। तो -I जो हो गए इंडक्टिव इफेक्ट जो दिखाने वाले ग्रुप होते हैं, आप लोग जानते हैं, नाइट्रो ग्रुप हो गए, COOH यानी कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप हो गए, एल्डिहाइड ग्रुप हो गए, अल्कोहल ग्रुप हो गए। ये मोस्टली क्या है कि -I ग्रुप है, यानी अगर ये किसी में प्रेजेंस रहे तो ये क्या करते हैं, एसिडिक नेचर को इंक्रीज कर देते हैं। लेकिन अगर +I ग्रुप में, अगर हम +I ग्रुप की बात करें, अगर आप में NH2 दिया हुआ है, एल्काइल ग्रुप दिया हुआ है, एल्काइल ग्रुप का मतलब हो गया CH3, C2H5, मिथाइल, इथाइल, प्रोपाइल, ब्यूटाइल, जिसको भी आप कहते हैं, अगर इस प्रकार का ग्रुप दिया हुआ है तो इसका मतलब होगा वहां पर एसिडिटी नेचर यानी एसिडिक कैरेक्टर उसका क्या होगा, घटेगा, ठीक है। तो आपके एनसीईआरटी के टॉपिक में भी दिए हुए हैं, एनसीईआरटी में इससे रिलेटेड क्वेश्चन भी हैं। अगर आपसे पूछ दिया जाए
कि RCH2OH, ठीक है। OH ग्रुप क्या है, एसिडिक कैरेक्टर को इंक्रीज करेगा। OH ग्रुप क्या करेगा, एसिडिक कैरेक्टर को इंक्रीज करेगा, ठीक है। अगर आप में दे दिया जाए RCH2OH, उसके साथ दे दिया जाए R2CHOH, फिर दे दिया जाए R3COH। अगर इस तरह के कैरेक्टर वाले कंपाउंड आपके पास अगर अवेलेबल हो और आपसे पूछ दिया जाए कि ए का एसिडिक ज्यादा होगा कि बी की एसिडिक कैरेक्टर ज्यादा होगी या सी में एसिडिक कैरेक्टर ज्यादा होगा, एसिडिक नेचर या एसिडिटी किसका सबसे ज्यादा होगा, तो एल्काइल ग्रुप क्या करता है कि एसिडिक कैरेक्टर को घटाता है, ठीक। तो जिसमें जितना ज्यादा एल्काइल ग्रुप होगा उसका उतना एसिडिक कैरेक्टर कम हो जाएगा। तो यहाँ सबसे ज्यादा एल्काइल ग्रुप दिख रहा है। कितने एल्काइल ग्रुप है यहाँ पर, 3 एल्काइल ग्रुप है, यहाँ पर 2 एल्काइल ग्रुप है, यहाँ पर 1 एल्काइल ग्रुप है। तो यहाँ पर कम एल्काइल ग्रुप है, तो यानी कम एल्काइल ग्रुप होने के कारण क्या है कि इसका एसिडिक कैरेक्टर ज्यादा होगा। तो सबसे ज्यादा एसिडिक कैरेक्टर ए का होगा, ए के बाद बी का होगा और बी के बाद क्या होगा, सबसे कम सी का होगा। क्यों सी का होगा, क्योंकि यहाँ एल्काइल ग्रुप की संख्या क्या है, सबसे ज्यादा है। एल्काइल ग्रुप की संख्या सबसे क्या है, ज्यादा है। अगर इसी ग्रुप में हम बात कर लें अलग प्रकार के ग्रुप की, ठीक है, अगर हम लोग इसी में अलग प्रकार के ग्रुप की बात कर लें कि अगर ले लिया जाए, इसमें उतार लिए होंगे, फिर से समझे। अगर आपसे एग्जाम में पूछ दिया जाए CH3CH2OH, ठीक, ए। अगर आपसे पूछ दिया जाए CH3CH3CH3OH, बी, और आपसे पूछ दिया जाए कि किसका एसिडिक कैरेक्टर ज्यादा होगा, तो एसिडिक कैरेक्टर किसका ज्यादा होगा, तो इसमें 2 एल्काइल ग्रुप हैं या 2 हैं, तो इंडक्टिव इफेक्ट प्लस प्लस और यहाँ पर इतने प्लस और OH पर माइनस, माइनस इंडक्टिव इफेक्ट दिखाते हैं। तो प्लस इंडक्टिव इफेक्ट की संख्या जहां ज्यादा होगी उसकी एसिडिक कैरेक्टर कम हो जाएगी और जहां प्लस की संख्या कम होगी उसकी एसिडिक कैरेक्टर ज्यादा हो जाएगी। तो यहाँ प्लस इंडक्टिव इफेक्ट दिखाने वाले ग्रुप की संख्या कम है और यहाँ पर ज्यादा है, इसलिए इसकी एसिडिक कैरेक्टर कम होगी और इसका एसिडिक कैरेक्टर क्या होगा, ज्यादा होगा। तो ए से कम एसिडिक कैरेक्टर किसका होगा, बी का होगा। किसका होगा, बी का होगा। तो ये सिंपल था आपके एल्काइल ग्रुप में, ठीक है। तो आपके अल्कोहल में आपने देख लिया अम्लीयता, एसिडिक कैरेक्टर। अब हम लोग फिनॉल में देखेंगे, समझ गए। उसके बाद हम लोग क्वेश्चन बेस पे चलेंगे, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं फिनॉल में अम्लीयता। ये हमने अभी देखा अल्कोहल में अम्लीयता। अब हम लोग आते हैं फिनॉल ग्रुप में अम्लीयता देखने के लिए। फिनॉल में अम्लीयता यानी एसिडिटी इन फिनॉल, एसिडिटी इन फिनॉल, ठीक। आइए समझते हैं। अगर फिनॉल की अम्लीयता की बात की जाए, ठीक, तो फिनॉल में अगर अम्लीयता की बात करें तो फिनॉल में भी अम्लीयता, जिस तरह से एल्काइल ग्रुप वाले ग्रुप में अम्लीयता को, एसिडिक कैरेक्टर को हम लोगों ने देखा है, उसी तरह फिनॉल में भी देखा जाता है। तो जनरली आप लोग जानते हैं कि फिनॉल खुद बेंजीन के साथ OH होता है, तो OH माइनस इंडक्टिव होता है, तो इसलिए कहा जाता है कि फिनॉल एसिडिक कैरेक्टर का होता है। अगर आपसे एग्जाम में पूछ दिया जाए कि फिनॉल किस कैरेक्टर का होता है, तो एसिडिक नेचर का होता है। किस नेचर का होता है, एसिडिक नेचर, यानी अम्लीयता प्रभाव दिखाता है। किस प्रकार का प्रभाव दिखाता है, अम्लीयता प्रभाव दिखाता है फिनॉल खुद, ठीक। अगर इसमें बात कर लिया जाए कि अगर आपसे एग्जाम में क्वेश्चन दे दिया जाए, प्रीवियस कॉन्सेप्ट ही इसमें काम करता है। अगर ये फिनॉल है, ठीक, और यहाँ अगर फिनॉल OH के साथ CH3 दे दिया जाए और अब आपसे पूछा जाए कि ये बताइए आप कि एसिडिक कैरेक्टर किसका ज्यादा होगा, एसिडिक नेचर किसका ज्यादा होगा, या कौन ज्यादा अम्लीयता प्रभाव दिखाएंगे, तो इसमें आपको आंसर क्या हो जाएगा, ए या बी की तुलना में आंसर हो जाएगा ए, ठीक है। आपको हम क्या बताएं कि अगर प्लस इंडक्टिव इफेक्ट दिखाने वाले समूह उपस्थित होते हैं तो एसिडिक नेचर डिक्रीज करता है। तो यहाँ पर माइनस आई, यहाँ पर माइनस आई, लेकिन यहाँ प्लस आई, तो यहाँ एसिडिक नेचर इंक्रीज करने वाले ग्रुप हैं। लेकिन यहाँ पर क्या है कि एसिडिक नेचर इंक्रीज और डिक्रीज दोनों करने वाले ग्रुप है। तो यहाँ प्लस आई ग्रुप नहीं है, इसलिए ए का जो एसिडिक कैरेक्टर होगा ज्यादा होगा, किससे होगा, बी से होगा। कैसे होगा, बी से होगा। कोई दिक्कत नहीं। अगर क्वेश्चन दे दिया जाए आपसे, यहाँ अगर OH दे दिया जाता है
और यहाँ पर भी OH दे दिया जाता है, और B अगर आपको दे दिया जाए OH और CH3 और आपसे पूछा जाए कि किसका एसिडिक कैरेक्टर ज्यादा होगा, तो आप आंसर क्या बताएंगे? आपका आंसर हो जाएगा A। क्योंकि इसमें दो माइनस इंडक्टिव इफेक्ट दिखाने वाले कंपाउंड अवेलेबल है, लेकिन यहाँ पर -I + I, तो जितना नंबर ऑफ -I इंक्रीज करते जाएगा उसके बाद इंडक्टिव इफेक्ट उसकी अम्लीयता उतनी क्या होगी? बढ़ती जाएगी। तो आंसर होगा A, और A से कम क्या होगा? B। तो आप समझ गए होंगे कि फिनॉल में अम्लीयता किस प्रकार से निकाला जाता है। अब फिनॉल में एक केस आता है आइसोमेरिज्म का, यानी जब पारा ऑर्थो मेटा की बात की जाए। किसकी बात की जाए? पारा ऑर्थो और मेटा की बात की जाए, ठीक है। जब पारा ऑर्थो मेटा की बात होगी तब हम लोग फिनॉल में एसिडिक कैरेक्टर किस प्रकार से निकालेंगे, आप लोग समझें तो ध्यान देंगे। तो अगर फिनॉल में, ठीक है, फिनॉल में अगर पारा ऑर्थो मेटा ग्रुप हो तो अम्लीयता ऑर्डर क्या होता है, ठीक, यानी एसिडिटी ऑर्डर क्या होगा, ठीक। तो आप ध्यान रखें, इसलिए आपसे ऑब्जेक्टिव में भी क्वेश्चन आता है तो पारा का सबसे ज्यादा होता है ऑर्थो और सबसे कम किसका होता है? मेटा का। ये कॉन्सेप्ट है आपका। यानी अगर फिनॉल ग्रुप हो और उसमें पारा ऑर्थो मेटा आपको सजा के दिया जा रहा हो तो उस टाइम में अगर आपसे पूछ दिया जाए कि एसिडिटी कैरेक्टर किसका ज्यादा होगा, तो सबसे ज्यादा किसका होगा? पारा का होगा। सबसे कम किसका होगा? मेटा का होगा। अगर हम लोग बात कर लें इस तरह से, अगर क्वेश्चन आपको इस तरह से बना के दिया है, बेंजीन के साथ OH और NO2 एक कंपाउंड हो गया। B यदि आपको दे दिया जाए बेंजीन के साथ OH और NO2, ठीक। अगर C आपको दे दिया जाए बेंजीन के साथ OH और NO2, ये आपके तीन कंपाउंड है ABC। अब इसमें से आपको सबसे पहले पारा ऑर्थो और मेटा को निकालना है। पारा ऑर्थो और किसको निकालना है? मेटा को निकालना है। तो पारा ऑर्थो और मेटा को अगर हम लोग निकालें तो यहाँ पर हम लोग देखेंगे 1,4, ठीक। तो ये पारा पोजीशन हो गया, 1,2 ये ऑर्थो पोजीशन हो गया, 1,3 ये मेटा पोजीशन हो गया, ठीक है। तो अगर यहाँ पर हम फिनॉल में एसिडिटी कैरेक्टर की बात करें तो अगर आप कॉन्सेप्ट के अनुसार चलते हैं तो सबसे ज्यादा किसका होगा? पारा का होगा, यानी A का होगा, A के बाद B का होगा, और सबसे कम किसका होगा? C का होगा। लेकिन केस यहाँ आइसोमेरिक होने चाहिए। आइसोमेरिक आप समझते हैं, इस A, B और C तीनों में जितने भी ग्रुप है, फंक्शनल ग्रुप है, और ये सारे के सारे इसके मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है, तो आइसोमेरिक है। अगर ये आइसोमेरिक केस होंगे तो सबसे ज्यादा पारा का होगा, पारा के बाद ऑर्थो का होगा, ऑर्थो के बाद किसका होगा? मेटा का होगा। तो आपने समझ लिया अल्कोहल और फिनॉल में अम्लीयता। आपने क्या समझ लिया? अल्कोहल और फिनॉल में अम्लीयता। अब हम लोग कुछ बचे हुए रिएक्शन की ओर चलेंगे, जिस रिएक्शन को देखना आप लोगों के लिए काफी हेल्पफुल होगा। आप लोग इस रिएक्शन को देखें। इससे पहले हम लोग कोल्बे और रायमर्ट-टिमन रिएक्शन को चल चुके हैं। कोल्बे और रायमर्ट-टिमन रिएक्शन को इसमें चल चुके हैं। हम लोग आज देखेंगे विलियमसन संश्लेषण अभिक्रिया। इस चैप्टर से काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये पूछे जाते हैं। विलियमसन संश्लेषण अभिक्रिया, विलियमसन संश्लेषण अभिक्रिया। अगर इसके थ्योरी की आवश्यकता आपको हो तो सभी थ्योरी आपको PDF में अवेलेबल हो जाएंगे, या जिसे आप लोग असाइनमेंट करते हैं वो आपके व्हाट्सएप ग्रुप पर आपको अवेलेबल हो जाएंगे। बस इसके लिए आपको अपना नंबर, आप जो भी बच्चे चाह रहे हैं कि सर हमें PDF मिले, असाइनमेंट मिले हर एक चैप्टर का, जिस तरह से क्लास में मिला करता था, ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव दोनों का मिले, तो आप लोग अपना नंबर जो है व्हाट्सएप, जो हम अपने लिंक पर व्हाट्सएप नंबर दे रहे हैं उस पर आप लिंक पे, यानी उस नंबर पे आप मैसेज कर देंगे, उसके बाद आपको ग्रुप में जोड़ देंगे और आराम से आपको PDF फाइल मिल जाएगा। तो विलियमसन संश्लेषण अभिक्रिया ये इम्पोर्टेंट है, बहुत इम्पोर्टेंट है। इसको इंग्लिश में लिख देते हैं विलियमसन सिंथेसिस रिएक्शन, विलियमसन सिंथेसिस रिएक्शन। अब आते हैं, सबसे पहले इसको समझते हैं क्या होता है, ठीक है। तो इसकी भाषा को अगर समझ लें, जब एल्काइल हैलाइड, RH को क्या कहा जाता है? एल्काइल हैलाइड, ठीक है। जब एल्काइल हैलाइड की अभिक्रिया, ठीक है, आप यहाँ से भी लैंग्वेज आप खुद से भी लिख सकते हैं।
जब एल्काइल हैलाइड की अभिक्रिया सोडियम एल्कोक्साइड RONA सोडियम एल्कोक्साइड से कराई जाती है। किससे कराई जाती है? सोडियम एल्कोक्साइड से कराई जाती है। तो इसके फलस्वरूप क्या बनता है? ईथर की प्राप्ति होती है। इसके फलस्वरूप किसकी प्राप्ति होती है? ईथर की प्राप्ति होती है। किसकी प्राप्ति होती है? ईथर की प्राप्ति होती है। यानी RX, तो RX को हम लोग कहते हैं एल्काइल हैलाइड, RONO को हम लोग कहते हैं सोडियम एल्कोक्साइड। क्या कहते हैं? सोडियम एल्कोक्साइड। जब रिएक्शन आपस में कराया जाता है तो आप लोग अच्छे से अवगत हैं, इससे परिचित हैं कि ROR को कहा जाता है ईथर। ठीक, ईथर के साथ साथ सोडियम हैलाइड भी निकलता है। तो इस रिएक्शन को हम लोग कहते हैं विलियमसन सिंथेसिस रिएक्शन। अगर इंग्लिश में बात करें इस रिएक्शन को लिखने की तो आप कैसे लिखेंगे? व्हेन एल्काइल हैलाइड reacts with sodium alkoxide, then it converts in ether as a major product. It is called Williamson synthesis reaction. अगर हिंदी में बात करें, एल्काइल हैलाइड की अभिक्रिया जब सोडियम एल्कोक्साइड से कराई जाती है तो इसके फलस्वरूप ईथर की प्राप्ति मुख्य उत्पाद के रूप में होती है। इसी अभिक्रिया को विलियमसन संश्लेषण अभिक्रिया कहते हैं। इसके अतिरिक्त असाइनमेंट में हम सबके यानी जितने भी इंपॉर्टेंट हैं सबके थ्योरी को हम आपको दे देंगे। अगर बात कर लिया जाए तो मोस्टली यहाँ पर हाइड्रोजन की जगह क्लोरीन या ब्रोमीन को रखा जाता है, पहले ही आप जान चुके हैं। अगर इस रिएक्शन की बात की जाए कि रिएक्शन बना कैसे, तो RX RONA, आपको पता है सोडियम प्लस X माइनस Na किसके साथ निकल जाएगा? X के साथ रिलीज हो गया NaX और ROR आकर यहाँ जुड़ जाएगा और ये बन जाएगा आपका ईथर। ये आपका क्या बन जाएगा? ईथर। अगर इस रिएक्शन को बनाने की बात की जाए, अगर आपको दे दिया जाए CH3Br प्लस CH3ONA, ठीक है, तो CH3Br प्लस CH3ONA तो कैसे बनेगा? Na पर प्लस Br पे माइनस, NaBr निकल जाएगा बाहर। ठीक, बच क्या गया? CH3O और यहाँ आके CH3 जुड़ जाएगा तो हो जाएगा CH3O CH3। इसे आप ईथर कहो या इसका नाम क्या होगा? अगर नाम अगर लिखने की आवश्यकता हो तो इसका नाम होगा, आप लोग ध्यान से देखें, इसका नाम होगा मिथॉक्सीमीथेन। इसका नाम होगा मिथॉक्सीमीथेन। ठीक, आपको हम बताए थे कि अगर ईथर के नाम की बात की जाए तो ईथर के नाम में क्या होता है? एल्कोक्सी एल्केन के पैटर्न पर इसको लिखा जाता है, तो इसका नेमिंग होगा मिथॉक्सीमीथेन। आप इसको उतारिए, फिर हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पर चलेंगे। समझ गए होंगे आप लोग। कल आप लोगों का सैटरडे को 1 बजे आपका ऑब्जेक्टिव का टेस्ट होने जा रहा है। तो जितने भी बच्चे हैं व्हाट्सएप ग्रुप पर 1 बजे आ जाएंगे, आपको क्वेश्चन मिल जाएगा और मात्र आपको क्वेश्चन को बनाने के लिए 15 मिनट का टाइम दिया जाएगा और उस 15 मिनट के अंदर आपको 30 क्वेश्चन होंगे, जिन 30 क्वेश्चन का जवाब देकर आपको उस 15 मिनट के अंदर जवाब देना है। अगर 15 मिनट से 1 भी मिनट ज़्यादा हुआ तो आपके क्वेश्चन के आंसर की मान्यता नहीं दी जाएगी। ठीक है, तो आप लोग याद रखेंगे कल सैटरडे है, कल 1 से 1:15 के बीच आपका टेस्ट ऑब्जेक्टिव का होगा, तो ध्यान रखेंगे। तो इसे मिटा देते हैं। तो ये आपका हो गया विलियमसन संश्लेषण रिएक्शन यानी विलियमसन सिंथेसिस रिएक्शन। अगर आपसे एग्जाम में पूछा जाए तो ये होता है। यानी और आपसे एक इम्पॉर्टेंट यहाँ पर क्या है कि अगर आपसे पूछ दिया जाए कि विलियमसन संश्लेषण अभिक्रिया से या विलियमसन सिंथेसिस रिएक्शन से क्या फॉर्मेशन होता है, तो विलियमसन सिंथेसिस रिएक्शन से ईथर बनाया जाता है। क्या बनाया जाता है? विलियमसन सिंथेसिस रिएक्शन से ईथर बनाया जाता है। अब हम लोग अगर आगे की बात करें तो ये आपका चैप्टर समाप्त होने की ओर आ गया है, या आप इसको यूं कर सकते हैं कि आपका चैप्टर समाप्त हो गया है। एक इसका टॉपिक बचा है इलेक्ट्रॉन रागी प्रतिस्थापन अभिक्रिया। इलेक्ट्रॉन रागी प्रतिस्थापन अभिक्रिया जो कि हम लोग नेक्स्ट वीडियो में चलेंगे, और 1-2 क्वेश्चन आपको मैं एनसीईआरटी से करवा देते हैं। ठीक है, आप लोग पेज नंबर निकालेंगे। आज हमने आपको एसिडिक कैरेक्टर के बारे में बताया, उसी एसिडिक कैरेक्टर के बारे में आज आपको हम आपके बुक से करवा देते हैं। आप पेज नंबर निकालिए, एनसीईआरटी हिंदी मीडियम 345, पेज नंबर 345 में आपको दिया हुआ है क्वेश्चन कि अम्लीय सामर्थ्य के बढ़ते क्रम में व्यवस्थित करें, यानी एसिडिक कैरेक्टर के इंक्रीजिंग ऑर्डर में सजाएं। ठीक है, इंग्लिश लिख देते हैं, हिंदी तो लिखा हुआ है। राइट इन
increasing order, write in increasing order on the basis of एसिडिक नेचर। ठीक है, ये आपका एनसीईआरटी का है। आपके हर एक टॉपिक में जिस टॉपिक को हम समाप्त करेंगे उस टॉपिक से रिलेटेड एनसीईआरटी क्वेश्चन आंसर हम करवाते चलेंगे, जिससे कि आपके ऊपर बोधरेशन नहीं बढ़े और आप टेस्ट देते रहें। ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव सब प्रकार का टेस्ट होगा। कल सैटरडे को आप लोग याद रखेंगे कि कल सैटरडे को 1 PM में आप लोग सभी व्हाट्सएप ग्रुप पर आ जाएंगे और 1 से 1:15 तक टेस्ट लिया जाएगा ऑब्जेक्टिव का। ठीक है, आप लोग देख लेंगे क्या पैटर्न है। तो राइट इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑन द बेसिस ऑफ एसिडिक नेचर। तो आइए क्वेश्चन देखते हैं क्या क्वेश्चन दिया है। तो क्वेश्चन आते हैं हम लोगों का है, फर्स्ट आपका दिए हुआ है प्रोपेन 1 ऑल। क्या दिए हुआ है? प्रोपेन 1 ऑल ए। तो प्रोपेन 1 ऑल को हम लोग लिखते हैं CH3 CH2 CH2 OH। ठीक, सेकेंड आइए, सेकेंड आपका है 2,4,6 ट्राइनाइट्रोफिनॉल। 2,4,6 ट्राइनाइट्रोफिनॉल, ट्राइनाइट्रोफिनॉल। अगर इसके स्ट्रक्चर की बात की जाए तो ट्राइनाइट्रोफिनॉल, तो फिनॉल का मतलब हो गया बेंजीन के साथ OH। तो आप पहले फिनॉल बना लेंगे, उसके बाद 2,4,6 नाइट्रो कर देंगे 1 2। तो यहाँ नाइट्रो NO2 1 2 3 4, यहाँ नाइट्रो 1 2 3 4 5 6, यहाँ नाइट्रो 2,4,6 ट्राइनाइट्रोफिनॉल। ओके, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं 3 नाइट्रोफिनॉल। थर्ड आपका दिया हुआ है 3 नाइट्रोफिनॉल। साथ में आप स्ट्रक्चर बनाना भी सीखें, इसलिए मैं स्ट्रक्चर ड्रॉ कर रहे हैं। फिनॉल, फिनॉल क्या होता है? बेंजीन के साथ OH 3 नाइट्रोफिनॉल 1 2 3 नाइट्रोफिनॉल। डी की बात की जाए तो 3,5 डाइनाइट्रोफिनॉल, 3,5 डाइनाइट्रोफिनॉल। क्या है? 3,5 डाइनाइट्रोफिनॉल। तो फिनॉल में क्या ड्रॉ करेंगे? बेंजीन के साथ OH 3,5 डाइनाइट्रो 1 2 3 3 पर NO2 1 2 3 4 5 3,5 डाइनाइट्रोफिनॉल। ठीक है, अगर हम अब नेक्स्ट बात करें ई नंबर का, आप लोग एनसीईआरटी साथ में लेकर बैठे हैं। अगर ई नंबर की बात करें तो ई नंबर है हम लोगों का फिनॉल। तो फिनॉल क्या होता है? बेंजीन के साथ OH फिनॉल। और एफ नंबर की बात करें तो एफ नंबर है हम लोगों का 4 मिथाइल फिनॉल, 4 मिथाइल फिनॉल। ठीक, तो 4 मिथाइल फिनॉल क्या हो जाएगा? तो बेंजीन के साथ फिनॉल पहले बना दो OH और यहाँ पर CH3 दे दो। अब इसको इंक्रीजिंग ऑर्डर में सजाना है, एसिडिक कैरेक्टर पर। किस कैरेक्टर पर सजाना है? एसिडिक कैरेक्टर, इंक्रीजिंग मतलब कम से ज्यादा। तो सबसे पहले हम लोग ज्यादा निकाल लेते हैं या कम निकाल लेते हैं। तो आप एक ट्रिक और जान लीजिएगा कि एल्काइल ग्रुप जिसमें हो, एलिफेटिक ग्रुप जिसमें हो, एल्काइल या एलिफेटिक यानी ओपेंच, क्या हो? एल्काइल या एलिफेटिक। अगर एल्काइल हो, एलिफेटिक हो और उसके साथ बेंजीन ग्रुप हो, अलग हो, दोनों में अगर बात किया जाए कि किसकी एसिडिक कैरेक्टर ज्यादा होगी तो बेंजीन का ज्यादा होता है एल्काइल से। तो सबसे पहले अब हम लोग यहाँ पर ये डिसाइड कर लेंगे कि जिसमें भी बेंजीन ग्रुप है उसका एसिडिक कैरेक्टर ज्यादा होगा उनसे जो ओपेन चेन यानी एलिफेटिक है। यानी जैसे ये ओपेन चेन है जिसमें बेंजीन नहीं है, जिसमें बेंजीन नहीं है उसका हर हाल में क्या होगा कि बेंजीन की तुलना में उनका क्या होगा कि एसिडिक कैरेक्टर यानी एसिडिक नेचर कम होगा। तो यहाँ पर अगर आप बात करें इसमें बेंजीन नहीं है, ठीक, और कहीं पर है जहाँ बेंजीन ग्रुप अवेलेबल नहीं है, तो यही मात्र एक है, यहीं पर बेंजीन नहीं है। तो इसका मतलब सबसे कम एसिडिक कैरेक्टर ए का होगा। सबसे कम एसिडिक कैरेक्टर किसका होगा? ए का होगा। अब उसके बाद हम लोग आते हैं सब जगह बेंजीन अवेलेबल है। अब हम लोग -I और +I पर जाएंगे। यहाँ पर कितने -I ग्रुप हैं? 1 2 3 4, यानी -I ग्रुप बहुत ज्यादा है। यहाँ पर चेक कर लो, यहाँ पर -I कितने हैं? 2 -I ग्रुप हैं। यहाँ पर कितने -I ग्रुप हैं? 3 -I ग्रुप हैं। यहाँ पर ओनली 1 -I ग्रुप है और यहाँ पर -I और +I है। अब एसिडिक कैरेक्टर हम वैसे कंपाउंड को ढूंढ रहे हैं जिसका एसिडिक कैरेक्टर यानी ए के बाद सबसे कम हो। तो जिसमें सबसे कम -I है
तो एक ई में दिख रहा है एक माइनस आई ग्रुप और एक एफ में दिख रहा है एक माइनस आई ग्रुप, लेकिन एफ में एक प्लस आई भी है जो कि एसिडिक कैरेक्टर को घटाएगा, और इसमें एसिडिक कैरेक्टर को सिर्फ इंक्रीजिंग करने वाले ग्रुप हैं, लेकिन इसमें इंक्रीजिंग के साथ साथ डिक्रीजिंग करने वाले भी ग्रुप हैं। तो माइनस आई प्लस आई 0 हो जाएगा, इसका मतलब इसका एसिडिक कैरेक्टर इसकी तुलना में कम हो जाएगा। तो ए के बाद एफ, एफ के बाद माइनस आई बराबर एक अकेला यही है, तो यानी ई हो जाएगा। ठीक, ई के बाद आ जाएगा, अगर आपको बात की जाए तो बी में 5 माइनस आई ग्रुप है, सी में 2 माइनस आई ग्रुप है, डी में 3 माइनस आई ग्रुप है, तो उसके बाद सबसे कम सी में है, उसके बाद किसमें है, डी में है, और सबसे ज्यादा माइनस आई ग्रुप 2, 4, 6 वाले में है, यानी बी में है। तो ये आपका एसिडिक कैरेक्टर के आधार पर आपके एनसीईआरटी का ये प्रश्न था जिसे मैंने सॉल्व कर दिया। अब हम लोग फिर कल नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे और हम लोग डेली वीडियो बनाते रहेंगे, और आपसे प्रॉमिस किए हैं कि जल्द ही आपके सिलेबस को कंप्लीट किया जाएगा, और पीडीएफ असाइनमेंट आप लोग व्हाट्सएप ग्रुप पर आके लेते रहिए, अच्छे से रहिए। थैंक यू।